नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर कार्यक्रम में राज्य के विकास से जुड़ी से एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला गैस योजना ने पूरे देश में क्रांति कर दी है और मातृशक्ति को धुएं से मुक्ति भी मिली है। अनुपम जायसवाल जी के सम्मान के लिए मैं अरुण कुमार को बताना चाहूंगा, ये मेमेंटो हमने लेजर एंग्रेविंग। देश में कच्चे तेल के कुल उत्पादन का लगभग 70% और प्राकृतिक गैस उत्पादन का 84% योगदान देकर ओएनजीसी भारत की ऊर्जा सुरक्षा में आज बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, आज ओएनजीसी विदेश शाखा द्वारा विश्व के अनेक देशों में तेल एवं गैस ब्लॉक्स का अधिग्रहण किया गया है, जिससे भारत की वैश्विक ऊर्जा पहुंच और रणनीतिक भागीदारी को मजबूती मिली है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी हर क्षेत्र में साख बढ़ी है, वैश्विक पहचान बढ़ी है, पूरी दुनिया के अंदर हमारी स्वीकारता बढ़ी है। उसी प्रकार तेल के क्षेत्र में भी, प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में भी दुनिया के अंदर हमारी भागीदारी बढ़ी है। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर और विकसित भारत का संकल्प हम सबके सामने रखा है। निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हैं। तो 2047 में जब हम विकसित भारत की कल्पना लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हर एक सेक्टर अपना अपना एक टारगेट सेट करे कि 2047 में हमारा ये ओएनजीसी का क्षेत्र, हमारा भारतीय मजदूर संघ का क्षेत्र, हमारे तेल ऑयल सेक्टर, वो किस प्रकार से अपना टारगेट सेट करके उस टारगेट को अचीव करेगा, कैसे उस टारगेट तक पहुंचेगा। तो अगर हर एक सेक्टर, मैं केवल तेल सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, तेल सेक्टर के अतिरिक्त भी अगर हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत कब बनेगा साथियों? विकसित भारत तब बनेगा जब भारत का प्रत्येक राज्य विकसित होगा, और प्रत्येक राज्य तब विकसित होगा जब उस राज्य का हर एक जनपद विकसित होगा, और हर एक जनपद तब विकसित होगा जब उस राज्य की प्रत्येक तहसील, प्रत्येक विकासखंड और प्रत्येक ग्राम पंचायतें विकसित हो जाएंगी। तो इस प्रकार का एक टारगेट कि आखिर विकसित होगा तो उस समय में कैसे होंगे, स्कूल कैसे होंगे, वहाँ के अस्पताल कैसे होंगे, वहाँ की सड़कें कैसी होंगी, वहाँ बिजली की व्यवस्था कैसी होगी। और इस तेल के क्षेत्र में हम जो अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा उस समय का स्तर क्या होगा, उस समय हमारी वर्किंग स्ट्रेटजी कैसी होगी, वर्किंग स्टाइल कैसा होगा, वर्किंग कल्चर कैसा होगा, वर्क कल्चर कैसा होगा। उस समय हम किस प्रकार से टेक्नोलॉजी को यूज करके चीज़ों को आसान बना रहे होंगे। तो एक लक्ष्य लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इस क्षेत्र में भी जो है आत्मनिर्भर बन जाएंगे, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान देंगे। और ये सेक्टर पिछले एक दशक से ऑयल और प्राकृतिक गैस का, इसमें अनेक कार्य अभूतपूर्व रूप से हुए हैं। आज वन नेशन वन ग्रिड के अंतर्गत राष्ट्रीय गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। आज जहां एक और देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उसका विस्तार किया जा रहा है, वहीं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लगातार डेवलप किया जा रहा है, उसको विस्तार दिया जा रहा है। वहीं सतत योजना के अंतर्गत बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के द्वारा उज्ज्वला गैस योजना ने तो पूरे देश के अंदर एक क्रांति कर दी, और हमारे
हमारी माताएं बहनें, उनको धुएं से मुक्ति दिलाने का काम। मातृशक्ति को धुएं से मुक्ति मिली है। इतना ही नहीं, तेल उत्पादन एवं खोज को प्रोत्साहन देने के लिए 2016 में हेल्थ नीति लागू की गई। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यही नहीं, भारत ने कई देशों में तेल एवं प्राकृतिक क्षेत्र में भी निवेश एवं रणनीतिक रूप से सहयोग के लिए अनेक समझौते किए हैं। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीति का परिणाम है, उनकी सोच का परिणाम है। आज देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार की स्थापना भी की गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही हरित ऊर्जा, जैविक ईंधन, सौर ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा जैसे अनेक जो वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से भारत ऊर्जा के क्षेत्र में परंपरागत साधनों पर अपनी जो निर्भरता है उसको कम करने का भी प्रयास कर रहा है। मेरा मानना है, इन सभी प्रयासों से न केवल भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में और अधिक सक्षम बनाया है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान हुआ है। आबादी वाले इलाकों से टाइगर रिजर्व में कहीं जगह पर कूड़ा फेंका जा रहा है। कूड़े की ढेर में भोजन की तलाश में कई तरह के जंगली जानवर पहुंच रहे हैं। भारतीय वन्यजीव संस्था के अध्ययन में वन्य जीवन के व्यवहारों में बदलाव दिखाई दिया। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे आबादी वाले क्षेत्र हरिद्वार, देहरादून, बंजारावाला, मोतीचूर के क्षेत्र को शामिल किया गया है। इन आबादी वाले क्षेत्र से जंगलों में कूड़ा फेंका जा रहा है। कैमरा ट्रैक के फोटो से पता चला कि कूड़ा फेंकने वाले स्थान पर भोजन की तलाश में एक साथ ही पालतू पशु के साथ जंगली जानवर भी पहुंच रहे हैं। इन वन्य जीवों की आबादी की तरफ आने से खतरा बढ़ सकता है, जिससे पालतू पशुओं से बीमारी वन्य जीव और वन्य जीवों से बीमारी पालतू पशु में आ सकती है, जिसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इसका संज्ञान लिया गया है और जल्द ही उन पर मुकदमा भी दर्ज होगा जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे। मेरे भी आया है। मैंने कल तत्काल ही डायरेक्टर्स को भी और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को भी मैंने डायरेक्ट कर दिया कि तत्काल इस पर देखें क्या है मामला और इस मामले का स्थायी समाधान निकालें, ताकि इसका वाइल्ड लाइफ की सेहत पर इसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। नैनीताल में कालाडूंगी के कोटाबाग में युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई के बाद युवक ने जहर खाया। शनिवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने चौकी घेरकर आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पूरी चौकी सस्पेंड करने की मांग की। ग्रामीणों के साथ विधायक बंशीधर भगत भी धरने पर बैठ गए, लेकिन धरने पर बैठे विधायक भगत की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनका डॉक्टरों ने स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने कहा कि कमल नगर कोठी नाम के युवक की जहर खाने से मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने चौकी प्रभारी प्रवीण सिंह तेवतिया और कांस्टेबल परमजीत को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया और चौकी में तैनात कर्मचारियों का स्थानांतरण करने के साथ पूरे मामले की जांच सीओ को दे दी है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मामले की अब हो गया, आपका हो गया, इनका ये हमारे कार्यकर्ता के सीनियर लड़के की डेथ हो गई पुलिस की मार से, उसमें जहर खा गया, अपमानित हो गए। उस पर कार्रवाई के लिए हमने धरना दिया और एसएसपी ने एसपी सिटी को यहाँ भेजा और हमने कह दिया कि पूरा थाना यहाँ से हटे और 5 लाख रुपया उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, मृतक परिवार को की जाएगी। उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल तो पहले उनको सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, उसके बाद जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच होगी, उसके खिलाफ जो बनता। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो चौकी में हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाया गया था, उसके द्वारा चौकी से भागकर आत्महत्या की गई है। इसमें पब्लिक का चौकी के आज आक्रोश था। उनकी मांग थी कि जो भी इसमें दूसरी पुलिसकर्मी हैं या जिनके कारण इसके द्वारा आत्महत्या की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और भी जो चौकी के स्टाफ या इनकी कारगुजारी को लेकर भी पब्लिक का आक्रोश था, तो इसमें हमने त्वरित संज्ञान लिया है।
जांच पूरी होने तक हम चौकी का स्टाफ फिलहाल चेंज कर रहे हैं। उस सिपाही को और जो यहाँ पे चौकी इंचार्ज उनको हटा रहे हैं। जांच होने के बाद हम इसमें कार्रवाई करेंगे और अगर इसमें वाकई पुलिस कर्मचारियों की संलिप्तता है, लापरवाही परिलक्षित होती है तो इसमें एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। और क्या, जैसे सरकार चाहेगी है नहीं, सरकार के ऊपर बात है और जैसे देना चाहे जैसे केस यहाँ से बनाएंगे वैसे उसको सज़ा मिलेगी कोई है नहीं। हमारे हाथ तो बड़े नहीं है जो मैं किसी को सज़ा दे दूँ ना, हो तो वो गलती रहा है। ये परमजीत तो पूरे क्षेत्र में कहीं भी आप मालूम कर सकते, रिसोर्टों में से पैसा वसूलना ना, दुकानों में जाना, कोई बेचारा 10 रुपये शाम तक 50-100 रुपये कमाता है, उसका 10,000 का चालान करना। हमारे गांव में इसने निर्मल शाह की दुकान से 10,000 का चालान करा हमारे सामने। तो 10,000 कहाँ से देगा आदमी? वो भी तो सोसाइटी का देगा। कल के दिन उसके बाद दो चार अगर ऐसे चालान पहुँचेंगे वो क्या करेगा? बच्चे पालेगा या अपने सोसाइटी मजबूत करती है पुलिस ना। रुड़की में पुलिस ने जाली नोट छापने और बाजार में चलाने की साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 6 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से नोट छापने के उपकरण, केमिकल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और गैंग के 5 अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने कहा कि नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन तीनों के पास से 6 लाख रुपए की नकदी नोट बरामद किए गए हैं और नकली नोट बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इनके माध्यम से और भी कई नाम सामने आए। उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें 3 लोगों की अभी अरेस्टिंग की गई है, जिसके पास से 6 लाख के नकली नोट बरामद हुए हैं। साथ में जो इसमें यूज़ होने वाले ब्लैक मिरर्स हैं, प्रिंटर्स हैं और मोबाइल फ़ोन जो वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में क्योंकि ये नोट आगे सप्लाई भी किए जाना थे, अभी पूछताछ में कई नए नाम अभी हमारे सामने आए हैं, उनको भी जल्दी वेरीफाई करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुझे उम्मीद है कि इसमें अन्य अरेस्टिंग भी अभी प्रस्तावित है, की जानी है, उसको पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ में मुझे उम्मीद है कि और भी रिकवरी इसमें की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है, जिसमें हर एक दिन हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों में कई जगह पर सड़क मार्ग बाधित हो गया। लेकिन जेसीबी के जरिए मार्ग को खोलने का काम भी जारी है या फिर कुछ इलाकों में मार्ग को खोल दिया गया है। इन सब के बीच मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है। राज्य के सीएम धामी ने भी प्रदेशवासियों से अपील की है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सहित सभी जिलों में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे एक तरफ जहां नदी नालों में उफान है तो दूसरी तरफ कई इलाकों में भारी भूस्खलन हो रहा है। ऊंचाई पर तेज बारिश की वजह से पहाड़ का मलबा सड़कों पर आ रहा है, जिससे मार्ग बाधित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले के सोनप्रयाग बाजार में हनुमान मंदिर के पास शटल पुल के समीप सहित मुनकटिया के पास भूस्खलन की वजह से मार्ग बाधित हो गया। हालांकि जेसीबी के जरिए मार्ग को तुरंत ही खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं जनपद रुद्रप्रयाग और जनपद पौड़ी की सीमा से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सिरो बगड़ के पास भी दोनों स्थानों पर मलबा पत्थर आने से बाधित हो गया है। मैं सभी वाहन चालकों को, सभी यात्रियों को भी मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी वर्षा ऋतु भी स्टार्ट हो गई है, बारिश का समय है और पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर लैंडस्लाइड भी होती रहती है, बोल्डर्स गिरते रहते हैं और बहुत यात्रा का ट्रैफिक भी रहता है। तो ऐसे समय पे आप अपने वाहन की गति को कंट्रोल में करके ही यात्रा के लिए जाएं, यात्रा के लिए प्रस्थान करें। और मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि ड्राइवर्स को भी भरपूर रेस्ट दें, उसके बाद ही अपने व्हीकल्स को रोड पे अप्लाई करें। अगर ड्राइवर्स प्रॉपरली रेस्टेड हैं और वाहन की गति ज़्यादा तेज नहीं है तो यात्रियों की तरफ से भी और वाहन चालकों की तरफ से भी ऐसा संभव होगा कि उनकी तरफ से भी अच्छे प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जाएं, सो दैट एक्सीडेंट हम किसी ना किसी तरह से, हर तरह से अवॉइड कर सकें। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के बाद केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात से सिरो बगड़ से बाधित हो गया था।
जबकि सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग भी कई स्थानों पर बंद रहा, जिस कारण केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को जगह जगह पर फंसते हुए कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रशासन ने अब मार्ग को आवाजाही के लिए खोल दिया है। तो मैं प्रशासन से भी, मेरी पूरी टीम से को मैंने निर्देश दिए हैं कि जो भी हमारी तरफ से हो सकता है, चाहे वो क्रैश बैरियर्स हों, चाहे पैराफिट्स हों, चाहे और एडिशनल प्रिकॉशंस हों, कई जगह पे हम रंबल स्ट्रिप्स भी लगाएंगे जिससे वाहनों की गति थोड़ी धीरे हो सके। कई जगह पे हम और ज़्यादा साइनेजेस की मात्रा भी बढ़ाएंगे ताकि यात्रियां और चालक सचेत हो सकें। साथ ही मेरा अनुरोध फिर से सभी यात्रीगणों से भी रहेगा कि बहुत ही सचेत होके, बहुत ही सतर्क होके पहाड़ी रास्तों पे अपनी यात्रा के लिए जाएं। और आप इस पूरी यात्रा में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि रुद्रप्रयाग प्रशासन हर तरह से जो हमारे चारधाम यात्री हैं उनकी सुविधा के लिए हमेशा सचेत रहे और सजग रहे। इधर उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह से बाधित हो गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर नेताला, बिशनपुरा और साथ ही साथ लालडांग, हेलकुगाड़ मलबा आने से बंद हो गया। हालांकि कुछ घंटों बाद मार्ग को सुचारू कर दिया गया, लेकिन घंटों लोग यहां पर जाम में फंसे रहे। तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहाँ तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है। और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहाँ ज़्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो उस चीज़ को देखते हुए उसको रेड अलर्ट में हम डालने वाले हैं, उसके लिए बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो 29, 30 और 1 में अगर देखें तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र ने शनिवार को भी कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। 29 और 30 जून के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन 2 दिनों में बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चमोली, देहरादून, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में गरज चमक के साथ भारी बारिश की और बहुत तेज बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की आशंका जताते हुए आम लोगों और चारधाम यात्रियों से अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरियाज है उनमें जलभराव होगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जो छोटी नदी नाले भी हैं उसमें भी जलस्तर काफ़ी बढ़ेगा। तो जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और या एकदम बहुत नज़दीक हैं तो वहाँ से उनको शिफ्ट करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि 3 दिन जो है अच्छी खासी बारिश होगी। तो पहले दिन हो सकता है उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा 29 को अगर मैं बात करूँ, लेकिन जब आप 30 और 1 में जाएंगे तो इम्पैक्ट जो है आना वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है, जो एरियाज वनरेबल है खासकर, वहाँ पे लैंडस्लाइड भी होंगे। और इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उसमें जलस्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। और साथ ही जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हमारे, जिसमें कि हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, तो उनके जो लो लाइंग एरियाज है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है जल भराव की स्थिति बनेगी। तो लोगों को चाहिए कि जो है सावधानी रखें और एक नज़र बनाए रखें। खासकर देखते हैं कि रात में ज़्यादा बारिश होती है तो लोग सोए रहते हैं और उसमें एकदम जल भराव होता तो दिक्कत हो जाती। तो आप अलर्ट रहें जो है नाइट टाइम में भी जो है। तो 2 से 3 दिन ये जो अच्छी खासी बारिश जो है, अभी जो मैंने जनपद बोले देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत भी आ जाएगा, उसमें हैवी रेन्स है। हालांकि और जगह जो है हैवी से वेरी हैवी है, और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है, तो इनमें कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन जो है सावधान रहने की काफ़ी ज़रूरत है। पहाड़ों में भारी बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। चमोली में नंदप्रयाग के थिरपाक पे मलबे की चपेट में आने से एक बैल सहित 3 मवेशियों की मौत हो गई। घरों में मलबा घुस गया। जानकारी के मुताबिक
थिरपाक गांव के पास बरसाती नाला है, जिसने देर रात यहां पर तबाही मचाई। नाले का पानी और मलबा घरों के अंदर तक घुस गया। घरों के पास में बनी सुरक्षा दीवारों का भी नामो निशान मिट गया। 2 गौशाला की चपेट में आने से 1 बैल और 2 बकरी की मौत हो गई। साथ ही फसलों का भी भारी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग के अलर्ट पर राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यवासियों से अपील की है कि एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मौसम विभाग ने राज्य में पहाड़ी और कुछ मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटे में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है। आप सभी से अनुरोध है कि सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने लिखा कि रविवार को आयोजित पीसीएस परीक्षा में दृष्टिगत विशेष रूप से परीक्षार्थियों से अपील करता हूं कि वो मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए समय से पहले अपने परीक्षा केंद्र के लिए प्रस्थान करें। आपकी सुरक्षा और परीक्षा दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन को हर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।